चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक बार फिर रियासत में मंशियात की स्मगलिंग और इसके आदी अफराद के खिलाफ सख्त इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया। मौके में एक्साइज और पुलिस के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में उन्होंने कहा कि इसके लिए मौके में पुलिस में खुसूसी शोबा भी कायम किया जा सकता है। इजलास में रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, रियासती वज़ीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ और दूसरे भी शरीक थे। चीफ मिनिस्टर ने हालिया अरसे में गांजे और मंशियात के भारी जखीरे की जब्ती और इस कारोबार में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियों पर पुलिस को मुबारकबाद दी। रियासती हाईकोर्ट ने कोविड-19 की तीसरी लहर के चलते मेदारम मेले के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दाम की तफसीलात तलब की हैं और हुकूमत से पूछा कि आया वो 31 जनवरी से स्कूलों को दोबारा खोलने वाली है या नहीं। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि स्कूलों की कुशादगी से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने ऑनलाइन मुकदमे की समाअत में शिरकत की। उन्होंने बताया कि रियासत में 3.16% अफराद कोरोना से मुतासिर हैं। 77 लाख अफराद का घर घर सर्वे किया गया और इनमें से 3,45,000 किट्स तकसीम किए गए। हाईकोर्ट ने हुकूमत से कोविड-19 की सूरत से मुतालिक एक जामे रिपोर्ट अंदरून 3 दिन दाखिल करने की हिदायत दी। कायदे मजलिस मुखराना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने कोहिनूर फंक्शन हॉल में मुनक़िदा एक तकरीब में असम्बली हल्के चंद्रायन गुट्टे के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 545 दरखास्तदारों में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 5,39,58,640 रुपये बताई जाती है। तकरीब में MRO बंदलागोड़ा शेख फरहीन, कॉरपोरेटर्स मिर्जा सलीम बेग और फैज बिन अब्दाद के अलावा पार्टी के कई कायदीन भी मौजूद थे। समझते हुए अपनी जमात को मजबूत रखिए, लोगों के झूठे प्रोपेगेंडा में ना आए, बल्कि देखें कि हफीज खिदमत गुजार कौन है। आज हमारे हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में कितने मदरसे चल रहे हैं, ये भी आपके सामने है। कितने हजारों बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है, ये भी आपके सामने है। मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि शादी मुबारक की स्कीम में ज्यादा से ज्यादा आपने हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे के शादी मुबारक की स्कीम में मंजूरियां दी हैं और सारे रियासत में कई परेशान हाल गरीब लोग जो अपने बच्चियों की शादी के लिए परेशान थे, आपने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए जो मदद की है, हम इसके लिए आपके ममनून हैं, मशकूर हैं। उम्मीद करते हैं कि रियासती हुकूमत हर किसी को एक नजर से देखेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक ही नजर से देखेंगे। और मैं भी ये बात कहूंगा कि मैंने कभी किसी को गैर, किसी को अपना नहीं, बल्कि सब आवाम का नुमाइंदा हूं और MLA हूं, तो हर किसी के मसाइल के लिए मैंने अपनी तरफ से नुमाइंदगी की है। और अभी कल्याण व लक्ष्मी के चेक्स भी तकसीम होंगे। इसके साथ थोड़े से आज थोड़े दिन पहले हुए थे, मंडल ऑफिस में हुए, और फिर अभी हमारे 2 शादियों के लिए इंतजाम के लिए जो कल्याण मंडपम की जो मंजूरी हासिल की असेंबली में, तो हमने हमारे हिंदू भाइयों के लिए 2 शादी खाने मंजूर करवाए, तो मुस्लिम हल्के में भी हमने 2 और शादी खाने हमारे मुसलमानों की शादियों के लिए मुस्लिम बस्तियों में भी हमने मंजूर करवाए। तो हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हर मजलूम हमारे पास अपनी फरियाद को लेकर आ सकता है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो। मैं MLA हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी आवाम को देखूं और आवाम के हर मसाइल को हल करूं। तो मैं आप तमाम से यही बात कहूंगा कि आप लोग आपके जो भी मसाइल हैं उसको हमसे रुजू करिए। हम आपके दरमियान में हैं, आपके मसाइल को हल करेंगे। हमारे जानिब से जितनी भी कोशिश होगी हम करेंगे। हल्के चंद्रायन गुट्टा में कहूंगा, शादी मुबारक की स्कीम में सारी रियासत में नंबर 1 है। सारी रियासत 200 करोड़ से ज्यादा अब तक तकसीम हो चुके, और आज की तकरीब में 5 करोड़ 40 लाख रुपया, आज किस तकरीब में 5 करोड़ 40 लाख रुपया तकसीम होगा। और अब
तक के हम 190 करोड़ रुपया अब तक तकसीम कर चुके हैं और आज फिर ये तो मैं कहूंगा कि 200 करोड़ रुपया चंद्रायन गुट्टे में शादी मुबारक की स्कीम और कल्याण लक्ष्मी में आज तक तकसीम हो चुका है। तो ये एक मजबूत क़यादत और कामयाब नुमाइंदगी की निशानी है और ये कामयाबी चंद्रायन गुट्टे के अवाम की है, चंद्रायन गुट्टे के अराकीन बल्दिया की है, चंद्रायन गुट्टे के मजलिस के सुदूर मोतमदीन व सरगर्म कारकुनान की है, जिन्होंने आप तमाम की मदद की कि स्कीम में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और आगे भी जो भी स्कीम गवर्नमेंट की आएगी उसके लिए हम आपका ताउन करेंगे, आपकी मदद करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी मुमकिन मदद हो आप तक पहुंच सके। मैं हमारो मैडम साहिबा का भी शुक्रिया अदा करूंगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि हर वक्त जब भी हम किसी भी मसले को लेकर आते हैं बड़े ही मुतहर्रिक और एक्टिव हमारे एमआरओ मैडम है। मैं आप तमाम का शुक्रिया और सारे लोगों का शुक्रिया और उम्मीद करता हूं कि आपकी हमारी वाबस्तगी और मजबूत होगी और हम अपनी जमात को और मजबूत करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कंचनबाग डिवीजन से राबिया बेगम, राबिया बेगम, सादिया बेगम, सादिया, आयशा बेगम, जो जाए वहां खड़े रहिए। आयशा बेगम, जरा रास्ता दे दीजिए। सईदा बेगम, आबेदा बेगम, आबेदा बेगम, आबेदा बेगम जो नाम पुकारने आई नहीं आबेदा बेगम, रियासत नगर डिवीजन एम ए कदीर खान, एम.ए. कदीर खान, आयशा बेगम, आयशा बेगम। रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो कोविड-19 वैक्सीन के बूस्टर डोज लेने की मुद्दत को कम करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन का डोज लेने के बाद बूस्टर डोज के लिए 3 माह का वक्फा मुकर्रर किया गया है, जिसको घटाकर कम से कम 60 दिन करने की ज़रूरत है। बैरूनी ममालिक में भी ऐसे वक्फे की मुद्दत में कमी की गई है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन समेत नई वबा पर काबू पाने में मदद मिल रही है। वज़ीर सेहत ने बताया कि रियासत के 28 अजला में घर घर सर्वे का काम मुकम्मल हो चुका है। माबकी अजला में भी सर्वे का काम जारी है। ताहाल 77 लाख अफराद का अहाता किया जा चुका है और उनमें 3,75,000 किट्स की तकसीम अमल में आई है। हरीश राव ने कुत्तागुड़म में एक नए किट लैब का इफ्तिताह किया। उनके हमरा वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार भी थे। థర్డ్ వేవ్ లో కూడా ఇప్పుడు మనం ఫీవర్ సర్వేని చేపట్టినాం. గత వారం రోజులుగా రాష్ట్రంలో 77,33,427 ఇండ్లను చెక్ చేయడం జరిగింది. ఇంటింటికి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది, పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ శాఖ సిబ్బంది సహకారంతో వెళ్ళి 77,33,427 ఇండ్లను చెక్ చేసినాం. జ్వరం కానీ, ఆయాసం కానీ, దగ్గు కానీ, జలుబు కానీ తదితర వ్యాధి లక్షణాలతో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని గుర్తించి ఇప్పటికీ 3,45,951 కిట్లను వారికి అందించడం జరిగింది. సో దాంతో ఏమైందంటే చాలా వరకు ఇంకా టెస్టింగ్ కోసం ఆసుపత్రుల దగ్గరికి వెళ్లకుండా, కొంతమంది ఇంట్లోనే చెప్పకుండా, ఎవరికి చెప్పకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళను మనం నయం చేయగలుగుతా ఉన్నాం. వ్యాధి స్ప్రెడ్ చేయకుండా మరి ఇంటి దగ్గరే దాన్ని కంట్రోల్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. సో ఈ ఫీవర్ సర్వే థర్డ్ వేవ్లో చాలా బాగా జరిగింది. ఇప్పటికే దాదాపు చాలా జిల్లాల్లో ఫీవర్ సర్వే పూర్తయిపోయింది. పూర్తయిన జిల్లాల్లో సెకండ్ రౌండ్ ఫీవర్ సర్వే కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. ఒక 3-4 జిల్లాల్లోనే ఫీవర్ సర్వే ఇంకా తుది దశలో ఉంది. మిగతా దాదాపు 28-29 జిల్లాల్లో ఫీవర్ సర్వే పూర్తయింది. అన్ని జిల్లాల్లో కూడా పూర్తి చేసి సెకండ్ రౌండ్ ఫీవర్ సర్వే కూడా నిర్వహించాలని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఆదేశించడం జరిగింది. సో దాంతో సెకండ్ రౌండ్ ఫీవర్ సర్వే కూడా చేస్తున్నాం. సో ప్రజలకు కూడా మేము చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే,
వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటే మీరు దాచుకోకూడదు. దయచేసి మా అధికారులు వచ్చినప్పుడు చెప్పండి. మీరు చెప్పడంతో మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకున్న వారు అవుతారు, మీ గ్రామాన్ని, మన పట్టణానికి, మన ప్రభుత్వం, మన రాష్ట్రానికి మీరు సహకరించిన వాళ్ళు అవుతారు. చెప్పకుండా ఉండడం వల్ల అది మీకు ఇబ్బంది, వ్యాధి కూడా స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇతరులకు కూడా, మీ కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఇబ్బంది కలిగించిన వాళ్ళు అవుతారు. సో ఇంకా అక్కడక్కడ కొంతమంది అధికారులు ఎన్నిసార్లు उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में जुमे को उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब एहतजाजी तलबा ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद को रोक दिया। टीआरएस के अरकान असेंबली बी सुमन और पल्ला राजेश्वर रेड्डी इस टूर्नामेंट का अफ्ताह करने वाले थे। एहतजाजी तलबा ने कहा कि बेरोजगार नौजवानों के लिए मुलाजमतें फराहम करने में चूंकि टीआरएस हुकूमत नाकाम हो गई है, वो इन अरकान असेंबली को कैंपस में दाखिल होने नहीं देंगे। एहतजाजी तलबा ने कैंपस में लगाए गए फ्लैक्सी को फाड़ दिया और जला भी दिया। पुलिस की भारी जमीयत को तलब करते हुए कैंपस में तैनात कर दिया गया है। अब बाद एहतजाजियों को हिरासत में लिया गया। इसी दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा की जॉइंट एक्शन कमेटी के लीडर सुरेश यादव ने आर्ट्स कॉलेज के रूबरू खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद पुलिस वालों ने नाकाम बना दिया। मलकपेट के मजलिसी रुकन असेंबली अहमद बलाला ने बल्दी डिवीजन चौनी में 82 बस स्टॉप के पास मुनक़दा एक तकरीब में 60 खवातीन में पकवान गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर सलाम शाहिद, मजलिसी लीडर सैयद तकी और दूसरे पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। वडा तबके ने तेलुगु फिल्म नानू नैनी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और कहा कि इस फिल्म में उनके तबके की औरतों को गलत अंदाज में पेश किया गया है, जिससे उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। बीसी वेलफेयर सोसाइटी के रियासती सदर नागेंद्र गौड़ ने कहा कि उन्होंने विकाराबाद के डीएसपी से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में याददाश्त भी पेश की है। उन्होंने फिल्म पर पाबंदी भी आयद करने की मांग की है। నాలో నేను సినిమాలో ఒక సన్నివేశాన్ని చూస్తే సభ్య సమాజం సిగ్గుపడే తీరుగా ఒక కళ్ళమ్ముకునే అమ్మాయిని తీసుకొని ఆమెను వ్యభిచారిగా చిత్రీకరించి ఏదైతే పైసలు కాజేయాలని చూసిండో దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. యావత్ రాష్ట్రం అంతా కూడా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం. ఆయన యూట్యూబ్ ఛానల్ దగ్గర కూడా పోయి క్షమాపణ చెప్పమని అడిగినాం. హోమ్ మినిస్టర్ గారికి ఇచ్చినాం, ప్రభుత్వానికి ఇచ్చినాం, మానవ హక్కుల కమిషన్కి ఇచ్చినాం, మహిళా కమిషన్కి ఇచ్చినాం, అందరికి కూడా ఇచ్చినాం. ఈరోజు దాంట్లో భాగంగా ఏదైతే పరిగి నియోజకవర్గం లోపల పరిగిలు ఇచ్చినాం డిఎస్పీ గారికి, అదేవిధంగా మమదాబాద్లు ఇచ్చినాం, కులక్చర్లలు ఇచ్చినాం. అన్ని ప్రాంతాల లోపల కూడా యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇచ్చినాం. ఒకటే మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఏదైతే అది సహించరాని విషయం ఏదైతే ఉందో బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ సినిమానే బ్యాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆ సన్నివేశాన్ని తీసేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇంతటితో ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైతే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈరోజు బడుగు బలహీన వర్గాల ఆడపడుచుల మనోభావాలను దెబ్బతినే విధంగా ఆ సన్నివేశాన్ని తీయడం జరిగిందో ఆయన బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. అదేవిధంగా ఆయన మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి స్వచ్ఛందంగా ఆయన వచ్చి లొంగిపోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సభ్య సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఒకవేళ దీన్ని ఆయన ఆచరణ చేయనట్లయితే మేమే కార్యాచరణ చేస్తాం. దాన్ని ఎక్కడ కూడా తిరగనీయం. హైదరాబాద్లో నడి రోడ్డు మీదకి ఈడ్చుకొచ్చి యువకులందరూ కూడా ముందుకొచ్చి, మహిళలందరూ కూడా ముందుకొచ్చి ఆయనను బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పే తీరుగా మేమందరం కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవ్వరు కూడా ఏ సినిమాలు కూడా ఎంత పెద్ద సినిమాలైనా చిన్న సినిమాలైనా కూడా ఎంత పెట్టుబడిదారైనా కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో బడుగు బలహీన వర్గాలకు వాళ్ళకు శోభించే తీరుగా వాళ్ళ అభిమానానికి ఏది ఆత్మగౌరవానికి భంగం కలిగే తీరుగా ఏదైతే ప్రవర్తించడం జరుగుతుందో తస్మాత్ జాగ్రత్త అని మేము హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. మీరు తెరువుకొచ్చినట్లయితే మేము ఊరుకునే సవాల్ లేదు. ఈ విధంగానే యావత్ రాష్ట్రం అంతా కూడా మేము తిరుగుతాం. అందరికీ కూడా తక్షణమే వాని మీద కేసు పెట్టిపిస్తాం. ఆయన బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పిన దాకా కూడా మేము जेएमसी के हुकाम ने एसए कॉलोनी टोली चौकी में गैर मजाज तौर पर तामीर की जाने वाली इमारत की 2 मंजिलों को तोड़ दिया। सर्कल 18 की टाउन प्लानिंग टीम ने पुलिस की मदद से ये कार्रवाई की और बताया कि रियासती हाईकोर्ट की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। साबिक क्रिकेटर और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर मोहम्मद रज़ुद्दीन ने एसोसिएशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ बेगमपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और कहा कि वो मुअत्तल होने के बावजूद दफ्तर आ रहे हैं और स्टाफ को धमकियां भी दे रहे हैं। बेगमपेट पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। बंजारा हिल पुलिस ने सेलफोन का सरखा करने वाली एक टोली के
4 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 कीमती सेलफोन बरामद किए। डिप्टी कमिश्नर पुलिस फैजून ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद ख्वाजा पाशा, मोहम्मद सबील, शेख सुहेल और पवन कुमार जो एक ही महल्ले के रहने वाले हैं, गोलकुंडा और बंजारा हिल में टेलीफोन का सरखा करने और छीनने की 6 वारदातें अंजाम दी थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन रात के औकात में तन्हा जाने वाले अफराद को निशाना बनाया करते थे। रात में 2 स्नैचिंग गोलकोंडा पीएस में हुए, उसके बाद जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में 2 स्नैचिंग हुए, बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में भी 2 स्नैचिंग हुए। 24th 25th रात के टाइम ये 6 स्नैचिंग केसेस रजिस्टर हुए तीनों पुलिस स्टेशन में। ये स्नैचिंग केसेस में लोग बहुत डरते हैं, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी कम रहते, इसलिए हमारा सीपी साहब स्पेशल टीम्स बनाया पकड़ने के लिए। तो सीसी कैमरास पूरा वेरीफाई करके एक क्राइम टीम्स, बंजारा हिल्स क्राइम टीम्स, गोलकोंडा क्राइम टीम्स दोनों मिला के ये सस्पेक्ट को पकड़े। 4 सस्पेक्ट हम लोग पकड़े। उनका नाम मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद सबील, शेख सोहेल, पवन कुमार, ये चारों भी सिंगाटी बस्ती बंजारा हिल्स में रहते हैं। ये चारों प्लान करके ये स्नैचिंग्स पहले भी किए हैं। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन लिमिट में 3 स्नैचिंग में इन्वॉल्व है वो। कल सीपी साहब एक हमारा क्राइम टीम को रिवार्ड भी दिए। इसमें अच्छा काम किया हमारा बंजारा हिल्स जवान लोग, शेखर, अहमद, रामू, किशन और शिवशंकर। गोलकोंडा का क्राइम टीम विजय कुमार और मोहन राव है। इसमें सीसीटीवी कैमरास, नेनु सहितम कैमरास, it was very useful, so I appeal to all the people to install more cameras for the benefit of the society. Thank you. काला पत्थर पुलिस ने कोविड-19 वैक्सीन के फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है और इस सिलसिले में 4 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस चारमीनार जी भिक्षम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन 19 साल मोहम्मद सैफ साकिन काला पत्थर सरूनगर के एक वैक्सीन सेंटर पर डाटा एंट्री का काम करता है। उसने ऐसे लोगों को जो वैक्सीन नहीं लिए ऐसे सर्टिफिकेट 1000 रुपये में फरोख्त करता था। उसके दीगर 3 साथियों मोहम्मद मिसबा, मोहम्मद असलम और मोहम्मद फरीद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रैकेट में मुलविस दीगर 8 खातून मुलजिमीन मफरूर हैं। इंस्पेक्टर पुलिस सुदर्शन की निगरानी में ये कार्रवाई की गई। इनके दोस्तों मिसबाउल्ला, असलम और फरीद, ये लोगों भी उनके घर का आसपास में रहता है, तो थोड़ा लोगों को पहचानने वाला है। उन लोगों से अप्रोच हुआ है, थोड़े लोगों अगर वैक्सीनेशन लेके उन लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए, उन लोगों को अगर कहीं जाना है तो भी अस्पतालों में जाना भी तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं। मगर उन लोगों उनका वजह से पर्सनल रीज़न से नहीं करना चाह रहे हैं, मगर सर्टिफिकेट चाहिए, उनके वास्ते सर्टिफिकेट होना बोले तो मैं करके दे दूँ बोल के एक आदमी से 1000 तक लेके उन लोगों को मगर कोविड वैक्सीनेशन दे के उनका आधार डिटेल्स एंट्री करके कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करके दिया है। वैसा लेने में थोड़ा लोगों आइडेंटिफाई हुआ, उसमें अभी तक तो 8 जने एडमिशन आइडेंटिफाई हुआ उन लोगों के नाम से। अभी उन लोगों का कहाँ तक रोल है, उन लोगों को कुछ चाहिए, इन लोगों को प्रो करके ले लिए, उन लोगों से आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये 4 लोगों को आज काला पत्थर पुलिस स्पेशली सुदर्शन और विक्रम सिंह जो डीए है, उनका टीम जो स्पेशल है, तो इन्फॉर्मेशन आने से लोगों को हिरासत में लेके इंक्वायरी करके वो सही है, इन्फॉर्मेशन सही है, मालूम होने के बाद लोगों को अरेस्ट करें, आज अदालत के सामने पेश करेंगे और रिमांड भेज देंगे। सर सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स इशू करें या RT-PCR भी कुछ इशू करेंगे? ये अभी तक तो वैक्सीनेशन मगर वैक्सीनेशन इशू उन लोगों खड़े बोल के सर्टिफिकेट दिए है, आगे भी अभी इंक्वायरी करेंगे। RT-PCR वो RT-PCR है, वो तो टेस्ट करे से है, वो तो अभी मालूम नहीं है,
अभी आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। ये लोग कब से कर रहे हैं सर, और टोटल अभी कितना तो- अमाउंट कितना सीज करा? अभी अमाउंट तो नहीं है, वो इन लोगों को खर्चों में हो गया। अभी हमारे को 8 जने का इंफॉर्मेशन है, 8 जने सर्टिफिकेट लिया बोल के। अभी आगे इंक्वायरी में कितने लोगों के लिए फोन लिए, हर आदमी को 1000 रुपये जैसे ले लेके सर्टिफिकेट मिला। सर जो सर्टिफिकेट लिया उनके ऊपर क्या एक्शन होगा? वही है ना, वही मैं बताया हूँ। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, थर्ड पार्टी एम्प्लॉई है? ये तो कोई भी वो गवर्नमेंट एक बार हायर करने के बाद उनके पैसे देने के बाद उन्होंने सीम्स टू बी गवर्नमेंट का इंक्वायरी होगा। ये तो अभी तक तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, आउटसोर्स एम्प्लॉय, आउटसोर्स। सर हाल ही में ट्रांसपोर्ट की रेट करा था, कहीं ना कहीं लोग इन लोगों से ताल्लुकात है क्या सर? अभी वो आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। इससे पहले भी थोड़े दिन पहले अपना टास्क फोर्स वाले भी ऐसा रैकेट को अरेस्ट करके रिमांड करे। उन लोगों को इन लोगों को कुछ रिश्ता है क्या, कुछ रिलेटिव रिलेशन है क्या, अभी आगे इंक्वायरी में मालूम होगा। सर इनको हेल्थ डिपार्टमेंट ने हायर किया है या आउटसोर्सिंग एजेंसी से हेल्थ डिपार्टमेंट को? हेल्थ डिपार्टमेंट ने हायर किया है या जीएचएमसी ने हायर किया है? जीएचएमसी हायर करके हेल्थ डिपार्टमेंट को असिस्टेंट दिया। रजिस्ट्रेशन फीस में इजाफे की अफवाहों के चलते हैदराबाद में जायदादों के रजिस्ट्रेशन दफातर पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। जायदादों की खरीदी के ख्वाहिशमंद चाहते हैं कि फीस में इजाफे से कबल सारी मामलतें तय कर ली जाए और जायदाद को अपने नाम मुंतकिल कर लिया जाए। आजमपुरा चंपापेट में सब रजिस्ट्रार ऑफिस पर दरखास्त गुजारों के हुजूम के सबब स्टाफ को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रार ऑफिस के आसपास स्टाम्प पेपर फरोख्त करने और डॉक्यूमेंट राइटर्स की चांदी हो गई है और वो जायद कीमतों पर स्टाम्प पेपर्स फरोख्त कर रहे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन की फीस में इजाफे की इत्तलात में कोई सदाकत है तो फिर आवाम को जो वबाई अमराज के चलते परेशान है, इन जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और उन्हें इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। रियासती हुकूमत अक़लियतों से मुताल्लिक़ इदारों के सदूरनशीन के ओहदों को पुर करने पर संजीदगी से गौर कर रही है। इनमें रियासती अक़लियती कमीशन, उर्दू अकेडमी, रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड भी शामिल हैं, जिसकी मियाद आइंदा माह ख़त्म होने वाली है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद नदीम अहमद ने वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद के लिए एक एलामिया जारी कर दिया है, जिसके तहत ज़िला कलेक्टर हैदराबाद एल शर्मन इलेक्शन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड मीर मुनव्वर अली असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर होंगे। वक्फ बोर्ड के मौजूदा सदर मोहम्मद सलीम दोबारा इस ओहदे के लिए दौड़ में सबसे आगे हैं। 11 रुकनी वक्फ बोर्ड में 6 अरकान का इंतखाब के जरिए अमल में आता है। उनमें 1 रुकन पार्लियामेंट, 2 अरकान मकरना, 2 मुतवली और बार काउंसिल से 1 रुकन का इंतखाब होता है, जबकि 15 अरकान को हुकूमत की तरफ से नामजद किया जाता है। हुकूमत के नामजद अरकान में 2 मुस्लिम स्कॉलर्स, 1 शिया नुमाइंदा, 1 खातून नुमाइंदा और डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का एक अहदेदार शामिल होता है। TRS के अक़लियती कायदीन इन इदारों के सदूरनशीन के ओहदों के लिए काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं। जामा मस्जिद ए बैटरी लाइन से मुत्तसिल कब्रस्तान में एक असली तर्ज का गुस्ल खाना तामीर किया गया है। नामपल्ली के मस्जिद से रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर सदर मस्जिद कमेटी ख्वाजा नसीरुद्दीन खाजरी के अलावा नुमाइंदा कारपोरेटर आरिफ रिजवान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ताउन करे हैं और उसको इंतहा उनके मरहूमीन को सवाब दे। अब रहा सवाल ये कि ये जो ए बैठे मस्जिद के अंदर जो मस्जिद की कमेटी है जिसके सदर जनाब नसीर भाई साहब है और उनके जितने भी कमेटी मेंबर के साथ जो अफराद ख़ानदान और एरिया के लोग जो जिम्मेदार है, जो जिस तरीके से न सिर्फ मस्जिद और बल्कि क़ब्रिस्तान में जो दिलचस्पी ले रहे हैं, ये काबिल है तारीफ़ है। क्योंकि मस्जिद को आज देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ ये मस्जिद के साथ मस्जिद की जो आमदनी का भी जो ज़रिया बनाया है, आने वाले दौर के अंदर ये ज़रिए की तरफ से मस्जिद का जो मेंटेनेंस होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा होता है। क्योंकि आजकल लोग मस्जिद बना देते हैं मगर उसके बाद में जिस तरीके से मेंटेनेंस को तकलीफ आती है, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उसी के साथ साथ कब्रिस्तान के अंदर ये जो आज गुस्ल खाना तामीर किया गया है, ये इसीलिए ज़रूरी है कि अतराफ़ व अकनाफ में पूरे कॉम्प्लेक्सेस है। कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर खुदा ना खास्ता किसी हमारे बुजुर्ग के या हमारे भाई या बहन का
अगर विशाल हो जाता है, उनको गुस्ल देने की बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के अंदर दिया जाता है, काफ़ी लोगों को एतराज़ होता है, कुछ गैर कौम के भी लोग रहते हैं, उन लोगों को भी एतराज़ होता है। वैसी हालात के हिसाब से गुस्ल खाने की बेइंतहा ज़रूरत थी। और इसके साथ साथ और एक अहमियत की बात यह थी कि पिछले दिनों के अंदर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ऐसी बीमारी को लेके आया था दुनिया के अंदर, जिसको कोविड-19 कहा गया है, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि भाई खुदा ना खास्ता किसी की अगर फर्ज करिए इंतकाल हो जाता है तो उनको गुस्ल देने की तो दूर की बात है, उनको घर के लाने के लिए भी पाबंदी कर दी गई थी। वैसे टाइम पे डायरेक्ट कब्रिस्तान को लिया जाता था, उसमें गुस्ल खाने की तकलीफ की तरफ से कई लोग गुस्ल अपने बड़ों को देना चाहते थे, मगर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे तमाम हालात के अंदर ये जो मॉडर्न गुस्ल खाना है, इसमें न सिर्फ गुस्ल के साथ साथ बाजू जो एक और एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें तैयार करने के लिए, कपड़े पहनाने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ यहाँ पर न सिर्फ गीज़र लगाया गया है, और साथ के साथ जो गुस्ल देने के बाद में जो पानी की निकासी के लिए ये इंतज़ाम किया गया है, उसके बाद पीछे से एक काफ़ी अच्छा गड़ा मार कर उसमें भी वो पानी स्टोर करके छोड़ने का वाक़ई काबिल तारीफ़ है। इसके अंदर जो हजरात ताउन करें और कमेटी मेंबर्स, उन सब का मैं तहे दिल से न सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बल्कि मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि आज हमारा असली अगर कोई घर है तो ये है, मगर लोग समझते नहीं हैं। दुनियाई घर के लिए लोग तड़पते हैं, मगर जब ये आखिरी अपना जो घर होता है, यही हमारा मुस्तकबिल का घर होता है। हमको ये समझना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त लिए मगर आपसे इसीलिए रुखसत होना चाहता हूँ, मुझे अभी एक मोहतम है। भाईजान इधर देखिए, हमारे पास पहली चीज़ कॉन्स्टेंसी अतराफ और अफनाफ के लिए नहीं है। ऐसे लोग जिसको गुस्ल खाने की ज़रूरत है, उन सब को ताउन किया जाएगा। ये कॉन्स्टेंसी अतराफ और अफनाफ किसकी जगह किसकी मिट्टी कहाँ है किसी को नहीं मालूम है। जो भी अप्रोच होगा वो भी इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला कमेटी के हजरात से अगर वो रुजू होंगे, कमेटी के हजरात उनका बराबर ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन सूफी ने वक्फ बोर्ड की तश्कील जदीद से मुतालिक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन की इजराई का खैर मकदम किया। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने कहा कि मौजूदा सदरनशीन मोहम्मद सलीम के दौर में औकाफी जायदादों की ज़बरदस्त तबाही हुई है, चुनांचे उन्हें दोबारा इस ओहदे पर तकर्रुर करने के बजाय किसी दियानतदार शख्स को ही वक्फ बोर्ड का सदरनशीन मुकर्रर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मोहम्मद सलीम दोबारा सदारत हासिल करने के लिए पैरवी में लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से जुमेरात को उनकी मुलाकात इसी कोशिश का हिस्सा है। किया जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगर दोबारा ये मोहम्मद सलीम को अगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है तो आज मैं सूफी उलमा कौंसिल और हमारे हम ख्याल जमातों की तायद से मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि अब हम यहाँ से हम जो है ना एहतजाज शुरू कर देंगे और ये मोहम्मद सलीम को हम दोबारा वक्फ बोर्ड में देखना ख़तई पसंद नहीं करेंगे तेलंगाना के मुसलमान, क्योंकि ये बदउनवान है, करप्ट है और ये कई औकाफी इमलाक को तबाह व बर्बाद कर चुका है। और जब हम ख़बरस्तानों की निशानदेही करते हैं और उसकी हिफाजत के लिए इनके पास जाते हैं तो ये उल्टा जो है ना निशानदेही करने वालों के ख़िलाफ़ जो है ना ये मुकदमा दर्ज करता आया है। और अभी तक इनके मेरे ऊपर भी जो है ना केस है और एक इनके भाई भी मुझ पर जो है ना केस डालने की धमकी दे चुके हैं। लेकिन जब ये पता चला कि वो असल में कातिल हैं तो अभी तक फिर जो है ना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो यहाँ मेरा सवाल यही है केसीआर साहब से, क्या हम ये समझने पर मजबूर हैं क्या आप भी बखौल सलीम के, ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, सलीम का ख़ुद कहना ये है कि मैं पैसे देकर सीट ले रहा हूँ, तो क्या केसीआर साहब आप भी रिश्वत देकर जो ना किसी को चेयरमैनी दे रहे हैं? और ये इस बात का सबूत है कि अभी तक हमारे 4 कारपोरेशन बगैर चेयरमैन के हैं। तो ये आपकी जो ना मुस्लिम दुश्मनी की खलई खुल चुकी है और इस तेलंगाना के अवाम अब ये हकीकत से वाकिफ़ हो चुके हैं। और अगर आप बखौल सलीम के, ये अल्फाज हमारे नहीं हैं, बखौल सलीम के अगर आप रिश्वत लेकर इसको चेयरमैन बनाते हैं तो फिर रियासत में
एक जो है ना ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मैदान अमल में आ जाएंगे और हर तरीक़े से एहतजाज करेंगे और जो है ना हम ये ख़तरे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 29 जनवरी को ये वक्फ बोर्ड की मीटिंग रखी जा रही है और ये मीटिंग इसीलिए रखी जा रही है कि जितने मेंबरान हैं वो अपने अपने फ़ैलों को पास कराएं, क्योंकि इनमें से अक्सरियत रुश्वतखोर हैं और लोगों से पैसा लेकर ये केसों पे जो ना वहाँ पर बोर्ड में पास कराते आए हैं और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। और अगर कल वो मीटिंग होती है तो हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कल जो भी तय किया जाएगा ये मीटिंग इलीगल है और ये खुद अरकान अपने लिए जो ना रखें। कर्नाटक के साबिक चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा की नवासी ने बेंगलुरु के वसंतनगर की अपनी रिहायशगाह में खुदकशी कर ली। येदियुरप्पा की बड़ी दुख्तर पद्मा की बेटी सुंदरैया MS रामैया हॉस्पिटल में डॉक्टर की खिदमत अंजाम देती थी और 2 साल कबल ही उसकी डॉक्टर नीरज से शादी हुई थी। उसे एक 6 माह का लड़का भी है। घर की मुलाजिमा ने जुमे की सुबह 10 बजे कॉल बेल बजाई और दरवाज़ा न खुलने पर उसने डॉक्टर नीरज को फ़ोन किया। दरवाज़ा खोले जाने पर सुंदरैया की नाश पंखे से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2,51,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मरकजी वज़ारत सेहत ने अपने एक प्रेस नोट में बताया कि इसी मुद्दत में 627 नई अमवात हुई हैं। कल जुमेरात को पूरे मुल्क में 15,82,307 कोविड-19 टेस्ट किए गए। इसी दौरान 164,44,73,000 अफराद ने कोविड-19 वैक्सीन के टीके लगवाए। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर सर्दी से ठिठुर जाने की वजह से फौत होने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद की शिनाख्त कर ली गई है। इन तमाम का ताल्लुक हिंदुस्तान की रियासत गुजरात से है। 39 साल जगदीश बलियो भाई पटेल, 37 साल विशाली बहन जगदीश कुमार पटेल, 11 साल वहांगी पटेल और 3 साल धार्मिक पटेल की हैसियत से की गई है। इनकी नाशें कनाडा और अमेरिका की सरहद से 12 मीटर के फासले पर एमरसन मैनिटोबा में दस्तयाब हुई थी। कनाडा और अमेरिका की सरहद पर इमिग्रेशन चेकिंग के लिए तवील कतार और सुस्त रवि के सबब यह खानदान सर्दी में ठिठुर गया था।